Okay, so previously we discussed in the previous lecture we started the pure rolling motion. So in previous lecture of rotation we started the pure rolling motion and how to solve the rolling motion. So उस पे काफ़ी सारे important discussion थे, like एक constraint relation मैंने बताया था. So in a simple way, if this platform is not moving, the simple results come as a v is equal to r omega. Then if it is moving, we know how to solve it. We'll write these 2 point of contacts like this and we'll interpret what equation will be used. Then impure rolling, ये ज़्यादा पार्ट है नहीं हमारा डिस्कशन के लिए impure rolling. फिर हमने वर्किंग रूल सिंपल बात की कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक पार्ट रहता है टू चेक द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे. तो मैंने बताया कि वी चेक इट फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट कॉन्सेप्ट. सो न्यूट्रल पॉइंट हमें पता है इट इज I by mr. The height above the center of mass is I by mr. So from that we can see कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा. So after deciding the friction, हमें सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं. क्या पहले तो FBD बनाना है सारा कुछ, फिर इक्वेशन लिखना स्टार्ट करना है. एक फोर्स इक्वेशन लिखना है, फिर उसके बाद एक टॉर्क इक्वेशन लिखना है और उसके बाद कंस्ट्रेंट लिखना है. सो यूजुअली कंस्ट्रेंट जो है A इज इक्वल टू आर अल्फा टाइप का ही आता है, लेकिन अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है मतलब मूविंग सरफेस है तो अलग आएगा और उससे इक्वेशन सॉल्व करके हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं. तो इस पे बेस्ड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए थे प्रीवियस लेक्चर में. तो आज भी हमें कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, फॉलो करना है. देखें तो एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं. जैसा प्रीवियस एग्जांपल था उसमें फोर्स यूज करके सारी चीज़ें हमसे पूछी हुई थी. ओके, सो लेट से अभी इस बार फोर्स नहीं पूछा हुआ है, एक अलग मैनर पे सिंपल सा. सपोज ये ऑब्जेक्ट है और एक डिस्क है और इस पे रोप है. तो अगर मैं रोप को पुल करूंगा तो ये डिस्क तो पुल होगी, ठीक है, लेकिन हम डिफरेंट एक्सेलरेशन से अगर पुल करें, अगर मैं लेट से इस वाले एंड को 3a0 से पुल कर रहा हूँ और इस वाले एंड को a0 से पुल कर रहा हूँ, तो पक्का भी ये सेम एक्सेलरेशन से आगे नहीं जा रहा है. तो क्या होगा, ये रोटेट होने का ट्राई करेगा. तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं फाइंड द a and alpha of the disk if it pure rolls at given instant, इस गिवन इंस्टेंट पे वो अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो हमें उसका ए और अल्फा बताना है. तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए जिसमें आपको फोर्स एम जी ये सब नहीं लगाना, सिर्फ किससे काम बन जाएगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन से काम बन जाएगा. तो पहले ये बताओ कि इस पे ए और अल्फा किस डायरेक्शन में आएगा. बताएं. कंस्ट्रेंट रिलेशन मतलब इस डिस्क पे अगर मैं इस तरफ पुल कर रहा हूँ, इस डिस्क को इस तरफ पुल कर रहा हूँ 3a0 से और इस तरफ a0 से, तो ये किस तरफ जाएगी भाई, डिस्क ऊपर जाएगी या नीचे. इसको एक्सेलरेशन किस तरफ मिलेगा, नीचे मिलेगा क्या. ऊपर की तरफ मिलेगा ना, गिवन इंस्टेंट पे बात हो रही है. तो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा गारंटीड ऊपर की तरफ ए, जो हमें फाइंड करना है. और अल्फा किस तरफ मिलेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. ऐसा वाला नहीं क्लॉकवाइज. मिलेगा पक्का सबको, ये एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं मिल जाएगा. नो सर. नहीं, 3a वाला ज्यादा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज अल्फा मिलेगा. तो अब हमें क्या करना होता है, अगर हमें ए और अल्फा को ऐसे रिलेट करना है तो क्या करना होता है, हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना होता है. तो हमें क्या लिखना होगा, ये वाले पॉइंट्स का कंस्ट्रेंट. तो ये वाले पॉइंट्स ऐसे बना लेंगे, क्लियर.
और आपको पता है ये पॉइंट्स हमने क्या किस लिए बनाए हैं, ये पॉइंट्स हमने ऐसे बनाए हुए हैं। डन। और ये पॉइंट्स क्या है, ये रोप के पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली ये वाला पॉइंट किसका है, डिस्क का है, और ये वाला पॉइंट किसका है, रोप का पॉइंट है। तो चलो बताओ, पहले देखते हैं कि रोप किधर जा रही है। तो बताओ यार, ये वाला पॉइंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर, किस एक्सेलरेशन से, 3a0। 3a0 से। ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, a0। किससे, a0 से। अच्छा, अब डिस्क पूरी ए से ऊपर जा रही है, तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट ऊपर किससे जा रहा होगा, r अल्फा। आर अल्फा तो बाद में, थोड़ा पहले ए दिखाएंगे ना। हाँ। ए इस तरफ रहेगा ही रहेगा, और ये इसका भी ए इस तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर ए से जा रहा है तो सब लोग ए से जाएंगे। ठीक, अब बताओ हाँ आर सर। अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पर आर अल्फा ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर। ऊपर की तरफ। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा आर अल्फा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर आर अल्फा ऊपर होगा, नहीं, नीचे। नहीं। तो ये हमें समझना है कि ये जो आर अल्फा होता है ये इसके रोटेशनल नेचर की वजह से आता है। तो यहाँ पर रोटेशनल नेचर किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो अब क्या लिखना है, इक्वेशन ही तो लिखना है। और क्या बताया था कैसे लिखना है, कि दोनों पॉइंट की स्पीड एक्सीलरेशन सब सेम होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट को 3 अल्फा से चलना है तो ए और आर अल्फा का एडिशन कितना होना चाहिए, 3a0 जितना। तो ये समझ आया सबको, क्या इक्वेशन बनेगी, दैट ए प्लस आर अल्फा कितना होना चाहिए, 3a0। 3a0। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर अल्फा r माइनस अल्फा माइनस a। माइनस ए इज इक्वल इक्वल टू a0। ए क्या ये नॉट। सही है, क्या ये सही है। सर 3a0। भाई हमें अगर a0 को मैच करना है तो हमें किस तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, ऊपर। ऊपर। तो फिर आर अल्फा माइनस ए करेंगे क्या, ए माइनस आर ए अल्फा। माइनस ए अल्फा। माइनस आर अल्फा। ठीक है, चलो एटलीस्ट आपको आइडिया लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है हमें। सो ये हो गया ए माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू कितना, a0। इक्वेशन 2 अभी सॉल्व करने के लिए क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a0। ठीक, और इक्वेशन में यूज कर देंगे a की वैल्यू 2a0, तो आर अल्फा कितना आ जाएगा, a0। ठीक है, तो दोनों का हमारा एक्सेलरेशन आ गया। यार समझ आया कंस्ट्रेंट रिलेशन सबको, यस बताया। सर। ओके गुड। सिमिलर एक और क्वेश्चन दे देते हैं। सर यहाँ पर टॉर्क की इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, पूछ सकता है बट हमें क्वेश्चन में क्या है, दोनों एंड का दे दिया है। हमें यूजुअली एक एंड का पता होता है तो हमें टॉर्क निकाल के और पूरा रिलेट करके निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें टेंशन दी ही नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ दिया है एक्सेलरेशन या स्पीड वगैरह। तो फिर इसका मतलब सिर्फ कंस्ट्रेंट से काम बन जाता है। यस सर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फोर्सेस की जरूरत नहीं है। मैं दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ। सपोज ये है, ठीक है, एक बॉल है और दो प्लेटफॉर्म्स है। फोर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है बट फोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हमें फोर्स पूछा नहीं है कि कितना किस पे फोर्स लग रहा है। तो सपोज ये दो हैंड्स है, दो प्लेटफॉर्म है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से पुल कर रहे हैं। लेट्स से इसको पुल कर रहे हैं लेट्स से 4v0 से, और नीचे वाले सरफेस को पुल कर रहे हैं इस तरफ v0 से। ठीक है, सो एट गिवन इंस्टेंट, सोचो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो तब क्या होगा, तब क्या ये रोल करेगा क्या, अगर यहाँ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन नहीं हो तब क्या होगा, तब रोल करेगा क्या, नो सर। नहीं करेगा भाई, नो क्योंकि सर। ये स्लिप कर जाएगा ना ऊपर। तो रोलिंग के लिए फ्रिक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये, फाइंड इफ द डिस्क perform pure rolling at given instant,
देन फाइंड। अब सोचो, अगर आपको v दिया है तो पक्का आपसे फिर अल्फा नहीं पूछने लग जाएगा, क्या पूछेगा फिर? ओमेगा। ओमेगा। देन फाइंड इट्स v एंड ओमेगा। चलिए सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व कर दें इसे। एवरीवन सॉल्व इट, देन विल डिस्कस। ओके, बताया यार इसे v किस तरफ मिलना चाहिए? दोनों वैल्यूज को देख के क्या लग रहा है, किस तरफ रोल करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। 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 क्लॉक। ये कंफर्म हुआ, क्लॉकवाइज रोल करेगा। और आगे जाने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इस तरफ। ठीक है, सो ये v से गया और ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इन पॉइंट्स को बनाएंगे तो ये v से आगे जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट किससे आगे जा रहे होंगे? v से आगे जा रहे होंगे। कंफर्म, ये लीनियर प्रॉपर्टी है कि अगर ऑब्जेक्ट v से आगे जा रहा है तो उसका हर एक पॉइंट v से आगे जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट कराया हमने ऐसे ओमेगा से, तो टॉप पॉइंट पर किस तरफ होगी स्पीड? आर ओमेगा। आगे की तरफ आर ओमेगा, जबकि बॉटम पे आर ओमेगा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। ठीक। लेकिन जो टॉप पॉइंट की वैल्यूज हैं वो है 4v0 आगे की तरफ और v0 पीछे की तरफ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इस पॉइंट के साथ चलना है तो फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पर क्या होगा, 4v0 को मैच करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन है। सो v प्लस आर ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? 4v0। 4v0। जबकि यहाँ पे हमें किस तरफ चाहिए स्पीड? पीछे। पीछे की तरफ। तो इस बार कौन ज्यादा है? आर ओमेगा। आर ओमेगा। तो ये थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस रखा हुआ है। आर ओमेगा माइनस वी नॉट, सॉरी, आर ओमेगा माइनस वी मिला के कितना बचना चाहिए? वी नॉट जितना रहना चाहिए। सो अभी ऐड कर देंगे इक्वेशन। सो ये कट, कितना आ गया आर ओमेगा की वैल्यू? आर ओमेगा की वैल्यू आ गई 5v0/2। ठीक है, और उस पे अगर वी नॉट कैंसिल आउट कर दे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2v। समझा? इस इक्वेशन में रख देंगे, सो वी नॉट माइनस होके वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यार ये क्लियर समझ आ गया यार सबको? यस सर। हाँ, चलिए इसी में हम थोड़ा सा फोर्स भी अब लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अगर अगर पॉइंट अलग अलग है तो फोर्सेस को लगा के भी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी, ये सिचुएशन दी हुई है।
ये एक मास है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है और ये डिस्क है, ये डिस्क है और इसका मास कितना है 2m है और इसकी रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो मतलब अभी इस डिस्क का डिटेल आपको दे दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है कि टेंशन, एक्सेलरेशन, सारी चीजें कितनी होगी। क्लियर? सो फाइंड टेंशन, find the tension throughout the rope and acceleration of disc and block। तो ये सिचुएशन है, हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो पहले बताओ, क्या पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहने वाला है या कुछ अलग होने वाला है? टेंशन अलग अलग रहेगा। अलग होगा। अलग होगा। अच्छा बताओ, किस तरफ ज्यादा होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला। ये ज्यादा होगा, कैसे? मास ज्यादा है ना उस डिस्क का। नहीं नहीं, ये दोनों में तो सेम मास फील होगा ना, ये डिस्क वाला। ठीक है, तो इन दोनों में बताना है कि किसका टेंशन ज्यादा होगा। कैसे किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर, याद है ना? अगर ऐसे पुली है तो कैसे डिसाइड होता है किस साइड का टेंशन ज्यादा होगा? ये रोटेट किस तरफ हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ सर। अगर ये रोटेट ऐसे हो रहा है, इसका मतलब कौन ज्यादा पुल कर रहा है? राइट वाला। राइट वाला। राइट वाला। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये डिस्क किस तरीके से रोल करने वाली है। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कि अगर ये प्योर रोल कर रही है तो बिकॉज ये नीचे जा रही है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है तो रोलिंग किस तरफ होगी उसकी? इस तरफ ना। अगर ये आगे जा रहा है तो रोलिंग कैसे करेगा? इस तरफ करेगा। समझा? तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, चेक करना कि किस तरफ रोलिंग होगी, किस तरफ का एक्सेलरेशन ज्यादा होने वाला है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और अल्फा से घूम रहा है, समझ आ गया? तो इसका मतलब कौन सा ज्यादा होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट वाला ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि लेट से यहाँ पर टेंशन क्या है, T1 है और यहाँ पर टेंशन T2 है। अच्छा, यहाँ पर T1 है तो ये स्ट्रिंग को कौन किस टेंशन से पुल हो रहा होगा? T1। T1 से। T1। ठीक। T1। अच्छा, तो ये पूरा बाय द वे क्वेश्चन में नहीं दिया है T1, ये सब ये मैंने बना दिया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द डिस्क इज इन प्योर रोलिंग। सो ये जरूर याद रखना है, द डिस्क इज इन प्योर रोलिंग। चलो नेक्स्ट पार्ट। अभी ये ब्लॉक भी तो आगे जा रहा होगा ना, ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ए से? ये ब्लॉक ए से नीचे जा रहा होगा। यार पता है क्या कि ए से जा रहा होगा? नो सर। नो नो सर। सर। ये रोप जब, याद है ना बताया था, ये रोप कितना ओपन हो जाएगा, ये रोप 10 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो 10 तो इधर भी तो कवर होगा ना, तो ओवरऑल मूवमेंट सिर्फ कितना होगा, 5 का ना। जब 5 सेंटीमीटर इधर एडजस्ट होगा, इधर एडजस्ट होगा, तब जाके रोप 10 सेंटीमीटर आगे आएगा। सो इस बॉल को तो इतना नीचे आना ही नहीं पड़ा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग होगा। लेट से क्या है, ए डैश है। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, अब हम सारी चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे। डन। तो इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्लॉक को क्या स्पीड मिल रही है, क्या एक्सेलरेशन मिल रहा है ब्लॉक को आगे की तरफ? T1 फोर्स लग रहा है और क्या एक्सेलरेशन मिल रहा है, लेट्स से ए डैश। ए डैश। ओके, डिस्क को क्या क्या हो रहा है, डिस्क को ऊपर पुल कर रहा है कोई T1 से और इस तरफ पुल कर रहा है T2 से। डन। साथ में ये कहाँ जा रहा होगा,
नीचे नीचे कौन सा नीचे की फोर्स लग रहा है? तरफ mg mg, और इसका mg 2m जितना है। डन। अभी हमें पता है कि ये किस तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और अल्फा इस तरफ है, तो हमें इसका मतलब कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा ना। तो चले कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगा लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लगाते हैं? इस तरीके से, ऑब्जेक्ट और रोप के दोनों के एक्सेलरेशन लिख के। सर हाँ एक डाउट था, हाँ जब हम वो बड़ी वाली पुली है ना, हाँ। तो वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो रोप ऊपर ऊपर की तरफ खिसकेगी ना, तो ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा ना। अरे हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ। अगर हमने ये पुली को ऐसे उल्टा घुमा दिया तो ब्लॉक को पीछे जाना चाहिए ना, ये तो होगा ही नहीं। क्या होने वाला है? ये बॉल तो नीचे जाने एंटी वाला क्लॉकवाइज घूमना चाहिए ना। है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है ठीक है, गुड गुड। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें लॉजिक यहाँ पे देखना है कि ये बॉल को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तब वो बॉल नीचे आएगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब T2 ज्यादा आएगा किससे? T1 से। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। तो ये फिर हमें कंफर्म हुआ कि यार ये क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, चले, तो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंड वाले को स्पीड किस तरफ मिलेगी? इस तरफ मिलेगी आर अल्फा, यस सर। और इस पॉइंट को आर अल्फा कहाँ मिलेगा? नीचे। नीचे की तरफ। नीचे अच्छा, प्लस ये बॉल पूरा जा ही रहा है नीचे किस एक्सेलरेशन से? ए ए से। तो ए से ये जा ही रहा है, तो ए से तो ये जाएगा ही, ए मिल गया। अब हमें लिखना है रोप के एंड की स्पीड। तो ये पुली पे देखो यार, क्या ये वाला एंड जब रोप ऐसे कनेक्टेड होती है तो क्या ये एंड मूविंग कंसिडर करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो इस रोप के साथ रेस्ट पे है ना। यस सर। तो ये इस रोप का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेस्ट पे है। लेकिन जो अदर साइड है, ये तो नीचे जा रहा है ना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये रोप के साथ नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बॉक्स नीचे ए डैश से जा रहा है, तो रोप नीचे किससे जा रही होगी? ए डैश से। सो ये हो गया हमारा ए डैश, और ये रेस्ट पे होगा। तो ये क्या है? रेस्ट पे, मतलब 0 है। सर ये डैश वाला पार्ट नहीं समझा। ओके, देखिए, सपोज इस तरीके से है, तो जब ये कनेक्टेड है तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहे हैं, ये इस रोप का पार्ट है। क्लियर? तो ये अभी रेस्ट पे है, क्यों? क्योंकि ये वाली रोप कैसी है? रेस्ट पे है। लेकिन रोप जो इधर वाली है वो तो बॉक्स के साथ नीचे जा रही है ना, ए डैश से। बॉक्स आगे किससे जा रहा है? ए डैश से जा रहा है ना। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोप पूरी ए डैश से नीचे जा रही है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट के पास यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ? ए डैश। ए A डैश। dash। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने फोर्सेस को भी ले आए हैं और कंस्ट्रेंट को भी ले आए हैं, ये हमारा टारगेट था। ठीक है, तो चले सबके फोर्सेस लिख देते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें टी डैश का लिख देते हैं। टी डैश में क्या कोई रोटेशनल है क्या? ए डैश वाले को नहीं, नो सर। लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर क्या हो जाएगा इसका? T1 क्या देगा उसे? m इंटू ए आर। हाँ ए डैश, जो ए स्पीड है उसकी। फिर इस वाले को नीचे की तरफ ए से जा रहा है, मतलब कौन ज्यादा है? 2 mg 2 mg। और अपोज कौन कौन कर रहा है? T1 एंड T2 -T1 माइनस T2 T2। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m इंटू ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 टॉर्क इक्वेशन। तो बताओ इस पे कौन कौन टॉर्क लगा रहा है, किसका टॉर्क ज्यादा होगा?
T2 का। T2 का। सो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, सो ये डिस्क है। सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई क्या होता है, डिस्क का स्क्वायर बाई 2। क्लियर। और यहाँ से एक आर हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, कॉमन ले लेते हैं जस्ट, इनटू क्या आ गया अल्फा। फाइनली इक्वेशन आ गई क्या, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एम आर बाई 2। अच्छा ये m कितना है उसका, 2m जितना है ना, ये मास कितना है उसका 2m जितना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया 2m। सो ये 2 कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ये कितना आ जाएगा m इंटू आर इंटू अल्फा। ये हुई हमारी थर्ड। या अभी एक इक्वेशन बची यहाँ वाली, कौन सी बची, वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन। क्लियर। तो चलिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन देखे, लेफ्ट और राइट से क्या क्लियर है कि a इज इक्वल टू क्या होगा आर अल्फा, R अल्फा। और इधर से क्या क्लियर है कि A dash is equal यस वेरी गुड, a प्लस आर अल्फा क्या होगा a डैश जितना होगा। सो बेसिकली a डैश के बारे में भी हमें पता चल गया। ठीक है, अभी सॉल्विंग कर देना है, पूरी इक्वेशन हटा देंगे। समझ आया सबको। तो क्या क्या हटाना है, a डैश हटाना है और अल्फा हटाना है। ठीक है, आर अल्फा को क्या लिख सकते हैं a। डन। सो देन क्या इक्वेशंस हो जाएंगी, नंबर 1 पहली वाली, पहली इक्वेशन क्या है, T1 इज इक्वल टू कितना है m इंटू ए डैश। ए डैश को क्या लिख सकते हैं a प्लस आर अल्फा को भी a, सो ए डैश को क्या लिख सकते हैं 2A। 2A. सो ए डैश को लिख सकते हैं क्या 2a। सो ये हो गया क्या 2a। ठीक, सो बेसिकली T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू 2a, या फिर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या आती है 2mg माइनस T1 माइनस T2, ये कितना है 2m इंटू a। थर्ड इक्वेशन क्या है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m इंटू आर अल्फा को क्या लिख दिया a, और इन तीनों को सॉल्व कर देंगे। तो क्या करना चाहिए, ऐड करेंगे तो T2 कैंसिल आउट, T1 कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नो सर। तो क्या करना चाहिए हमें T1 भी कैंसिल हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड। सो ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक T1 है यहाँ पर भी है, तो माइनस का 2T1 है, तो हमें प्लस वाला 2T1 चाहिए। तो फिर भी ये क्या होगा T1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा T1 भी। ठीक है, सो काम बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 2mg इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा अब 4ma प्लस 2ma प्लस ma। समझ आ गया यार। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2g बाई 7। यार Yes, क्लियर sir. है सबको, समझ आ गया। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब a डैश कितना आ जाएगा, a डैश इज ट्वाइस, सो इट विल बी 4g बाई 7। तो इस तरीके से a और a डैश निकाल सकते हैं, T1 T2 भी निकाल सकते हैं, वैल्यू रख दो T1 T2 भी आ जाएगा। समझा, Yes, sir. लिख लेते हैं या। सो T1 कितना हो जाएगा, T1 इज डायरेक्टली m इंटू a डैश, सो m इंटू a डैश मतलब 4mg बाई 7, एंड T2 कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे दिख रहा है T2 इज ma प्लस T1। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि T2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पता चला कि T2 कितना हो जाएगा ma प्लस T1। डन। सो ma प्लस T1, T1 कितना है 4mg बाई a, और ma ऑलरेडी कितना है 2g बाई 7। सो टोटल कितना हो गया 6mg 6mg by 7. ठीक है, इस तरीके से हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो बता यार
दोनों क्राइटेरिया समझ आए, जो मैंने कंस्ट्रेंट के 2 क्वेश्चन समझाए, और फिर इसके बाद ये इक्वेशन। क्लियर? सर या सर वो आर अल्फा वाला और एक बार समझा दीजिए। चले आर अल्फा और समझ लेते हैं फिर से। तो यार कंस्ट्रेंट में क्या हुआ करता है कि सपोज ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और ये किसी प्लेटफॉर्म पे रखा है जो आगे मूव हो रही है। तो स्टेप ये है कि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को चेक करना होता है। तो ये एक डिस्क का पॉइंट है और ये एक जो मूविंग सरफेस है उसका पॉइंट है। ठीक है, अब पैटर्न क्या रखते हैं कि अगर ये सरफेस मूविंग है तो हमें इसकी भी नेट स्पीड इसके बराबर करनी पड़ेगी, तब जाके दोनों प्योर रोलिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पे 2 स्पीड होती हैं। अगर ये आगे जा रहा है v से, तो इसका मतलब इसके पास आगे एक स्पीड होगी v। लेकिन मैं बोलूँ कि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका मतलब इसके पास पीछे क्या रहेगी, एक स्पीड आर ओमेगा। आर ओमेगा। तो अगर मुझे चाहिए कि नेट स्पीड इसकी आगे रहे, तो इसका मतलब v माइनस आर ओमेगा करना पड़ेगा ना, और वो इसको मैच करनी चाहिए। मैंने सपोज बोल दी 2v0 है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 2v0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा था, लेट से 4v0 से पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब अब किसे ज्यादा होना चाहिए, आर ओमेगा को आर ज्यादा होना चाहिए। आर ओमेगा माइनस v कितना होना चाहिए, 4v0। समझ आया? यस इसी पे बेस्ड हमने दोनों एग्जांपल किए हुए हैं। ठीक है, सर हाँ सर वो इनर्शिया mr²/2 क्यों लिया? डिस्क है ना, पर वो एंड पे है ना। अरे डिस्क इसके अबाउट घूमेगी ना, हाँ डिस्क घूम तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रही है ना, इसलिए mr²/2 लिए। ठीक है, चले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न का, बट थोड़ी सी वैल्यूज बदल दी हैं, सारी चीजें बदल के। अब थोड़ा सा इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। सिमिलर पैटर्न मुझे लगता है अभी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सपोज ये ग्राउंड है, अब मुझे इसे प्योर रोल कराना है। ठीक है, ये एक डिस्क है, लेट्स से ये एक डिस्क है m, r की डिस्क क्या है, m, r की। अब मुझे इसे रोल कराना है, तो इसको रोल कराने का एक पैटर्न नया नया हमने सीखा है क्या, कि कोई एक चीज इसके ऊपर स्लाइड करा दो। ठीक है, सो लेट्स से ये हमने एक प्लेटफॉर्म इसके ऊपर स्लाइड करा दिया, और उसे किस फोर्स से हम पुल कर रहे हैं, किसी F फोर्स से पुल कर रहे हैं, और लेट्स से इसका मास है 3m, मतलब डिस्क से काफी भारी है, डिस्क का मास m ही है। ठीक, तो ये पक्का रोल करेगा। अच्छा एग्जैक्टली बताओ रोल क्यों कर रहा है, क्या F इसे रोल करा रहा है क्या F डायरेक्टली रोल करा सकता है इसको, बताएं? नो सर। नहीं, क्योंकि F इसमें थोड़े ना लग रहा है, तो इसे कौन रोल करा रहा होगा, फ्रिक्शन रोल करा रहा होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूं कि ये जो सरफेस है ये क्या है, सफिशिएंटली रफ है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये है, if the disk is rolling, then find its A and alpha. Also find friction of the platform okay at the top। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमें देखना होगा। तो कुछ याद है प्रीवियस लेक्चर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रिक्शन की क्या डिसाइड कर लेना, डायरेक्शन। डायरेक्शन। अच्छा, तो मुझे लगता है अभी कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग जस्ट विदाउट एनी एफर्ट सिंपली बता सकते हो कि फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। बताओ, डिस्क पे किस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, आगे। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अच्छा, कैसे डिसाइड किया हमने,
कि H ये प्लेटफॉर्म पे पीछे लगेगा। एग्जैक्टली ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, आगे जाने का ट्राई कर रहा है, तो भाई ये डिस्क क्या करेगी, प्लेटफॉर्म पे कहाँ लगा देगी फ्रिक्शन, पीछे। पीछे की तरफ। तो अगर प्लेटफॉर्म पे पीछे लग गया तो इस पे आगे की तरफ Forward. लगेगा। चले बहुत बढ़िया यार, तो हमारा आधा क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। क्या फ्रिक्शन हमें पता चल गया कि आगे की तरफ लगेगा। अभी क्या करना है, इक्वेशन सॉल्विंग करना है। अगर फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, आगे ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा और अल्फा से घूम रहा होगा। क्यों, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है ये। ठीक, तो इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मास कितना है m कॉमा r, जबकि इसका मास कितना है 3m। कुछ अलग दे सकता है, m2 भी दे सकता है, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये तो प्लेटफॉर्म भी आगे जा रहा होगा क्या, यार प्लेटफॉर्म भी आगे जाएगा ना। Yes, यस sir. सर। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका भी एक्सेलरेशन a होगा क्या। नो सर। No, sir. ओके, तो लेट से इसका एक्सेलरेशन कितना है, कुछ a डैश है। लेट से इसका एक्सेलरेशन कितना है, कुछ a डैश है। तो एकदम पूरा प्रीवियस क्वेश्चन बन गया ना, पक्का समझा सबको। Yes, sir. तो चले इक्वेशन फॉर्मिंग बताना स्टार्ट करें। सबसे पहले प्लेटफॉर्म की इक्वेशन क्या बनेगी, F minus एफ friction is माइनस equal to फ्रिक्शन 3m इक्वल टू dot a dash. यस, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू इसका मास, इसका मास हमने क्वेश्चन में दे दिया है आपको 3m इंटू A dash. ए डैश। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चले इसकी बात करें, डिस्क को कौन आगे चला रहा है, Friction. फ्रिक्शन। अच्छा डिस्क को आगे चला रहा है फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज और, एक चीज, ग्राउंड में भी तो फ्रिक्शन लग सकता है ना। Yes, sir. हाँ ठीक है, Opposite. हाँ, तो ग्राउंड में भी एक फ्रिक्शन लग सकता है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, याद आ रहा है क्या किसी को। एक डिस्क के टॉप पे फोर्स लगा दिया हमने, ये फ्रिक्शन कंफर्म हो गया, तो ग्राउंड में भी तो फ्रिक्शन लग सकता है ना। कैसे डिसाइड करते हैं किस तरफ लगेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अल्फा की डायरेक्शन से। अल्फा की डायरेक्शन से, ठीक है। और कुछ प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना मैंने, अगर Oh, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो आगे कैसे चेक H करते हैं, से किससे। H is equal to I upon mr. वेरी गुड वेरी गुड। सो इसका मतलब ये है क्या, फ्रिक्शन इज एक्टिंग एट H इज इक्वल टू R, एंड हमें पता है H कितना होना चाहिए, I बाय MR. mr, और डिस्क का I क्या होगा, MR square बैट. ओके। सो इसका मतलब H कितना आना चाहिए, R बाई, R by 2. okay, so the friction is acting at R above COM। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स H से ऊपर है, बेटा H से ऊपर है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगता है, पीछे अच्छा नहीं, आगे आगे। अगर आगे। यस H के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि रोल ज्यादा करा रहा होगा, ये हाइट से क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, टॉर्क। मतलब कौन ज्यादा है, अल्फा इज ग्रेटर देन ए, ये A. सिचुएशन होगी। सो अल्फा इज ग्रेटर देन दिस, सो ये कंडीशन हमें यहाँ से पता चल गई। ओके, सो ये कंफर्म हो गया कि अल्फा इज ग्रेटर देन ए, और स्टेट कि वो जो आर अल्फा है विच इज ग्रेटर देन ए। क्लियर, सो इसका मतलब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड इज फॉरवर्ड, फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड इज फॉरवर्ड। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। अब इस फ्रिक्शन को मान लेते हैं कुछ डैश, ओके, क्योंकि वैल्यू सेम नहीं होगी ना, डिफरेंट हो सकती है। तो बेसिकली मैंने दो क्वेश्चन को इम्पोज कर दिया। क्या, एक तो ये वाला हो गया जिसपे बॉटम कैसा है, रेस्ट पे है, और एक अभी क्या मूविंग वाला जिसपे सरफेस क्या हो रहा है, टॉप वाला
मूव हो रहा है, तो दोनों कंस्ट्रेंट को यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चन कर ले रहे हैं। चले तो पहले दूसरा लिख लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, इसको आगे कौन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन प्लस बॉटम का फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या देगा इसे, m इन टू ए। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड क्या बनाएंगे, टॉर्क। तो बताओ कौन ज्यादा टॉर्क दे रहा है, फ्रिक्शन या फ्रिक्शन डैश, फ्रिक्शन। ऊपर वाला फ्रिक्शन ज्यादा दे रहा है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि F इंटू आर, आर हाइट है, माइनस एफ डैश इंटू आर विल गिव इट आई, आई मतलब कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से एक आर कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगी वैल्यू, एफ माइनस एफ डैश विल बी एम आर बाई 2 इंटू अल्फा। ये हुई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना होगा, हमें क्या ढूंढना होगा, क्या ढूंढना है हमें, अल्फा। ए डैश और अल्फा में रिलेशन। रिलेशन। ठीक है, सो फ्रॉम कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ओके कंस्ट्रेंट इक्वेशन के लिए कैसे बनाते हैं, समझाया ना अभी तक, 3-4 क्वेश्चन हो गए सिमिलर पैटर्न पे। क्या बनाते हैं, डॉट्स, ये ठीक, और ये जो इनर डॉट है ये क्या है, डिस्क के डॉट है। तो ये डिस्क अभी कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, इसका मतलब ये आगे किस स्पीड से जाएगा, ए से, और ये पॉइंट भी आगे ए से। अब ये घूम कैसी रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि इस पॉइंट को किस तरफ मिलेगा, आर अल्फा, पीछे की तरफ, और इस पॉइंट को आर अल्फा आगे की तरफ। आगे की तरफ। ठीक, जब आप क्वेश्चन 5-6 कर लेंगे ना, तो आपको ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिगर आपके माइंड में ही बन जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, ग्राउंड है ना, बॉटम वाला पॉइंट ये, तो बॉटम वाला ग्राउंड कैसा है, रेस्ट। रेस्ट पे है। तो बॉटम वाला ग्राउंड रेस्ट पे है, इसका मतलब ये तो जीरो हो गया, जबकि ऊपर वाला किससे जा रहा है आगे, ए डैश से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस आर अल्फा दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए ए डैश। डैश। जबकि बॉटम ग्राउंड वाला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, और एक बनाएगा ए प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू ए डैश। सो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डैश। ये सारी इक्वेशंस क्या करेंगे, अब रख के न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। तो चले शुरू कर लेते हैं। देन क्या हो जाएगा, फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, 3m इंटू ए डैश को क्या लिख सकते हैं, 2a। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या था, फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन डैश, फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन डैश वो कितना है, m इंटू ए जितना, और टॉर्क की इक्वेशन देख के क्या है, F माइनस एफ डैश, फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन डैश, ये कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और आर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए। तो ये क्या हो गया है, एम ए बाई 2। अब बताओ तीनों इक्वेशन को मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा तो काम बन जाएगा क्या, क्या करना चाहिए हमें, मल्टीप्लाई बाय 2। यस, ये तो कट हो जाएगा नो इशूज, लेकिन कौन नहीं कट होगा, ये प्लस के 2 हैं और ये सिर्फ नेगेटिव का 1 है। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये लोग कट जाएंगे। ठीक है, तो अभी आंसर कितना आ जाएगा, इसका मतलब इधर 2f इज इक्वल टू 3 इंटू 2 ऑलरेडी क्या है 6 इंटू 2 12, तो 12 ma प्लस ma प्लस ma बाई 2। मुझे लगता है भाई अब आपको पूरा समझ आ गया कि क्या होगा, समझ आया। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करें, 12 और 1 13, 13 इंटू 2 26 प्लस 1 27। सो कितना आ जाएगा 4f बाई
27 m। बताए, समझ आया सबको प्रॉपर? यार किसी को डाउट इसमें, कंस्ट्रेंट में कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके गुड, पक्का यहां तक सबको ओके है ना? ओके, एक और एग्जांपल है, एक और बहुत एक इम्पॉर्टेंट थॉट टाइप पे इसको पूरा ध्यान देंगे। क्या? अच्छा, कितने लोग को ये आंसर याद है जब हम रॉड को ऐसे हॉरिजॉन्टल से ड्रॉप करते हैं, सिंपली ड्रॉप किया, तो यहां पर रिएक्शन कितना आता है? किसी को याद है रिएक्शन की वैल्यू? इसका मतलब नोट्स पढ़ा नहीं है, किसी को याद नहीं है ये वैल्यू? ये वैल्यू किसी को याद नहीं है? अगर इस पे mg फोर्स लग रहा है तो रिएक्शन कितना आता है अगर हमने इसे जस्ट ड्रॉप किया है? mg/4 mg/4। हाँ, याद आया, mg/4। और अगर हमने इसे ड्रॉप कर दिया और ये ड्रॉप करते करते कहाँ पहुंच गई? वर्टिकल हो गई, ये ऐसे वर्टिकल पहुंची है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब इसके पास काफी सारा क्या आ जाता है? ओमेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर टाइप का फोर्स भी फील होने लग जाता है। सो रिएक्शन ओवरऑल कितनी हो जाती है यहाँ पर? कितनी याद है क्या किसी को? फाइव बाई टू mg। यार याद आ रहा है क्या कुछ, कि ऐसा कुछ पढ़ा है? यार बताए, ऐसा याद आ रहा है कि ऐसा कुछ पढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले रिकॉल करके एक नई चीज सिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको रिकॉल करा देता हूँ पूरा, कि इस टाइप का क्वेश्चन और कैसे देखने को मिल जाएगा। सपोज ये एक रॉड है हमारे पास, जो कि दो थ्रेड है यहाँ पर एंड पे, उनके थ्रू ये रॉड हैंग कर रही है, ठीक है। सो ये लेट्स से स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, और ये रॉड है m, l की, l लेंथ है, m इसका मास है, ठीक है। नाउ फाइंड, और इनिशियली the rod is in equilibrium, okay. Find the tension in first string, the tension in string 1 when string 2 is just cut। बताए, तो इसका मतलब आप समझ गए आंसर क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन की फीलिंग आ गई, कि इनिशियली क्या रहा होगा? चले इनिशियली सॉल्व करते हैं। इनिशियली क्या रहा होगा? यहाँ पर है T1 और यहाँ पर है T2। क्या कोई टॉर्क बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। क्योंकि दोनों कहाँ पर लग रहे हैं? एंड पे लग रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इनिशियली क्या होगा? 0। 0। अरे टेंशन 0? इनिशियली T1 plus T2 is mg। mg, और टॉर्क बैलेंस कर दें किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। सो T1 into L/2 मस्ट मैच T2 into T2 into L/2 L/2। इसका मतलब T1 T2 कैसे रहेंगे स्टार्टिंग में? equal इक्वल रहेंगे, तो इसका मतलब T1 is equal to T2। तो अगर इक्वल रहेंगे तो वैल्यू भी आपको पता चल गई ना, क्या आंसर आएगा? T1 mg/2 is equal to T2 is equal to mg/2। तो पहले टेंशन कितनी थी? mg/2। ओके, नाउ व्हेन स्ट्रिंग 2 इज कट, डन। सो व्हेन string 2
इज कट। तो इसका मतलब क्वेश्चन में सिर्फ क्या बचा, स्ट्रिंग 2 को कट कर दिया ना, तो स्ट्रिंग 2 हट जाएगी सिस्टम से, सिर्फ बचा ये वाला स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फील करो यार, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर किसके हो गया, वो जो रॉड का क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा नहीं हो गया। जैसे ही आप ये स्ट्रिंग कट करोगे तो ये रॉड क्या करेगी, अब इस पॉइंट के अबाउट ऐसे गिरेगी ना। यस सर। क्लियर? यस सर। तो मतलब अब इसका टेंशन बदल जाएगा। सो ये टी अब बदल गया। मुझे डायरेक्ट आंसर भी याद है, क्या आता है, mg/4। mg/4। लेकिन अब मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा सॉल्व करके कर लेता हूं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या t इज इक्वल टू mg लिख दोगे, नो सर। नहीं नो क्यों सर। नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रॉड नीचे गिरने वाली है, ये रॉड नीचे ए एक्सेलरेशन से गिरने वाली है। तो किसी को याद आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या क्या फाइंड करने की जरूरत होती है, एफ नेट। हाँ हमें क्या चाहिए होता है, पहले ओमेगा चाहिए, अल्फा चाहिए, और उनसे मिला के हमारा क्या आ जाता है, एफ नेट। ओके, तो हमें टारगेट क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू, टारगेट क्या है हमारा, एफ नेट इज मास इनटू ए सेंटर ऑफ नेट मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मतलब दो चीजें, क्या, AC AC and एंड AT। AT, AC एंड AT। और AT चाहिए तो AT हो जाएगा क्या, R अल्फा, मतलब क्या अल्फा। चाहिए, अल्फा चाहिए। और AC क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर R। ओमेगा स्क्वायर आर। है। तो इसका मतलब दो चीजें हैं जो हमें चाहिए, क्या, ओमेगा चाहिए और अल्फा। अल्फा। तो यार इनिशियली ओमेगा क्या होगा, 0। 0। यस, इनिशियली ओमेगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और इनिशियली अगर अल्फा चाहिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए क्या निकालते हैं, टाउ इज इक्वल टू आयल। अल्फा। तो टाउ कौन लगा रहा होगा, mg। mg। सो mg इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू 3। क्लियर इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई थी, 3g/2l। डन। सो AC और AT सब आ गया। सो अगर ओमेगा 0 है तो AC कितना होगा, 0। क्लियर। और AT कितना हो जाएगा, R आर। अल्फा। तो A नेट हमारा आ जाएगा कि इतना रहेगा। तो हमारा F नेट आ गया, क्या, F नेट हो जाएगा M इंटू A नेट। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, देन A नेट जो होगा, ए सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो दोनों रहेगा AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। AC तो 0 हो गया तो सिर्फ क्या आया, AT वेक्टर आया, मतलब R अल्फा वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। R क्या है, ये किसकी R है, रॉड। रॉड की R नहीं है, ये AT होता है किसका, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ। हाँ तो ये R किसकी यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास का यूज करते हैं। तो L मत लिख देना यहाँ पर, L/2। L/2 है। L/2। AC हो गया अपना 0, ये हो गया 3g/2l इंटू L/2। तो कितना आ गया यहाँ से, 3g/4। क्लियर। अब यहाँ पर फोर्स इक्वेशन बन जाएगी हमारी, जब हमें पता चल गया कि एफ नेट इसमें कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि AT क्या था, नीचे की तरफ था। तो इसका मतलब एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा m इंटू ए, एफ नेट हो जाएगा m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, और वो कितना है, वो है mg-t। ठीक है, सो ये कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास 3g/4 इज इक्वल टू mg-t। सो t इज इक्वल टू कितना आ गया, mg-3 mg/4। आंसर क्या आ गया, mg/4।
तो ये स्पेशल पॉइंट है, आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में टाइम बचता है। ठीक, और हमें ये आइडिया रहना चाहिए कि किस तरीके से हमने रोटेशन की चीजें सॉल्व की हैं। डन। तो ये जो मेथड था, ये जो नेट फोर्स निकालने वाला मेथड था, ये कौन सा मेथड है जो मैंने पहले बताया? नेट फोर्स कौन सा मेथड है जो मैंने पहले बताया? इस समय करंट में कौन सा चल रहा है जो प्रीवियसली सारे क्वेश्चंस में चल रहा है? सेंटर के अबाउट क्या करा दो? प्योर रोलिंग करा दो। क्या करा दें सेंटर के अबाउट? प्योर रोलिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से समझाना चाहता हूं, और वो मेथड देखें, वो जो आज हम सारा डिस्कस कर रहे हैं इस मेथड पे बेस्ड है। ओके, अल्टरनेट मेथड। देखें, अल्टरनेट मेथड मतलब अगर स्ट्रिंग यहां पर थी, सडनली हमने दूसरी स्ट्रिंग कट कर दी, तो हम बोलेंगे कि ये किसके अबाउट रोल करेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आगे ए से जाएगा और किस तरफ रोल करेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोल करेगा। लेट से किससे करेगा? अल्फा से। डन। तो अभी तो इक्वेशंस बनानी है। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था? mg। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? सर 1 मिनट वो बता दीजिए, टी। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ओके, दिक्कत ये है कि सपोज ये रॉड है, ये रॉड नीचे गिरने वाली है, इस रॉड पे आसपास दिख रहा है क्या कोई फोर्स लगेगा? कौन सा फोर्स लग रहा है? टी। तो क्या mg इसे रोटेट कराएगा क्या? नहीं। कौन रोटेट कराएगा? टी। तो टी किस तरफ रोटेट कराएगा? टॉर्क किस तरफ लगाने वाला है टी? ऐसे ना। सो इसका मतलब यस ये इसी तरीके का रोटेट होगा ना। ठीक है। यस। हाँ, तो वो हम रोटेशन टॉर्क से फील करते हैं कि किस तरफ रोटेट होने वाला है। अभी हमारे स्टेप एकदम सिंपल क्लियर है। सबसे पहले के कौन सी इक्वेशन लिखेंगे यार? सबसे पहले टॉप बैलेंस। टॉर्क बैलेंस सबसे पहले। वाह यार, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिखते हैं? फोर्स। फोर्स वाली लीनियर इक्वेशन। तो ये नीचे कौन लेके जा रहा होगा इसको? mg। अपोज कौन कर रहा है? टेंशन। टी। तो इसका मतलब mg नीचे लेके जा रहा है, माइनस टी अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएंगे? टॉर्क। टॉर्क। सेंटर के अबाउट इसे कौन घुमा रहा है? टेंशन। सो टी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू आई। किसके अबाउट हमने रॉड को घुमाया है? सेंटर। सेंटर के अबाउट। क्या होता है रॉड का सेंटर के अबाउट? ml²/12। ml स्क्वायर बाई 12। क्लियर। इंटू एल्फा। तो एक एल कैंसिल आउट हो गया, टी इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया एम एल एल्फा बाय 6। ये क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन। अब समझ गया थर्ड इक्वेशन क्या होगी? थर्ड इक्वेशन क्या होगी? कंस्टेंट। कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो हमने ये पॉइंट बना लिया रॉड का, और ये बना लिया किसका? टी का। ये बताओ टी कहीं जा रहा है क्या? रोप रेस्ट पे। रेस्ट पे है। सो रोप कैसा है? रेस्ट पे है। अच्छा, इस पॉइंट के पास अल्फा और आर देख लेते हैं, किस किस डायरेक्शन में। इस पे ए किस तरफ है? नीचे। नीचे की तरफ। और अल्फा, आर अल्फा किस तरफ होगा? ऊपर। ऊपर की तरफ। इस बार आर मतलब क्या है? L/2। l/2। एल बाई टू इंटू अल्फा। ये है। तो कंस्ट्रेंट समझ में आ रहा है कि ए नेट कितना है? 0 है। इसका मतलब ए को मैच करना चाहिए किसे? एल बाई टू अल्फा को। ठीक है, तो रिप्लेस कर देते हैं यहां से। एल अल्फा को लिख सकते हैं कितना? 2a टाइप का। क्या लिख सकते हैं एल अल्फा को? 2a। तो इक्वेशन चेंज कर देंगे, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर? m बाई 3 इंटू ए। समझ आया? या फिर m बाई 6 इंटू
एल अल्फा को क्या लिख देते हैं 2a, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ma/3। डन। सो ये बन गई हमारी फाइनली सेकंड इक्वेशन। दोनों को क्या करें अब ऐड। ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा। सो देन इसका मतलब क्या है mg माइनस टी इज इक्वल टू ma प्लस टी इज इक्वल टू ma/3। दोनों को हमने ऐड करके सॉल्व किया, t कैंसिल आउट हो गए, mg इज इक्वल टू कितना आ गया 4ma/3 और लिख लेते हैं इसे ma प्लस ma/3। तो यहाँ से a कितना आ गया a इज इक्वल टू कितना आ गया 3g/4। समझा? ये समझ आ गया सबको? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से t निकाल सकते हैं। देन क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू क्या है, देन mg माइनस टी इज इक्वल टू कितना है ma। सो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mg माइनस ma। तो आंसर कितना आने वाला है mg 3mg/4 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा mg/4। mg/4। तो आ गया आंसर। मतलब ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मेथड जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, क्या सेंटर के अबाउट प्योर रोलिंग कराने वाला, इस मेथड से भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आइडिया समझ आया यार एवरीवन? ये रॉड का क्वेश्चन सॉल्विंग समझ आया? और ये इतना टफ नहीं है, ये मैंने इतना सारा लिख दिया है। आप जब एग्जाम में करते हैं ना तो तुरंत एक बार में ही पहले ये लाइन लिखते हैं, सीधे तुरंत दूसरी लाइन लिखते हैं और जल्दी से इसे सॉल्व कर देते हैं, तुरंत आ जाता है। हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है। या तो वो 2a इज इक्वल टू एल अल्फा कैसे आया? ओके, तो ये हमने एंड पे पॉइंट पे जो है कंस्ट्रेंट लगाया है ना, हमेशा हम कहाँ पे लगाते हैं कांटेक्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो हमने सॉल्विंग यहाँ पे की है, ये हमने क्या किया हुआ है कंस्ट्रेंट एट कांटेक्ट पॉइंट। ये क्या लगाया है कंस्ट्रेंट एट कांटेक्ट पॉइंट। अच्छा देखो यार, कंस्ट्रेंट एंड कांटेक्ट पॉइंट क्या होता है कि हमें चेक करना होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे डिस्क से याद करते हैं, हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो कांटेक्ट में चीज है वो रेस्ट पे या मूविंग है। क्या चेक करते हैं, रेस्ट है या फिर मूविंग है। और हम अपने ए और अल्फा बना देते हैं वहां पर। क्लियर? तो यहां पर मैंने बोला कि एक पॉइंट ले लो डिस्क का और एक पॉइंट ले लो ग्राउंड का। ग्राउंड का पॉइंट कैसा है 0 है। तो अगर डिस्क का पॉइंट है अगर डिस्क का पॉइंट है ये वाला पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है ए से और अल्फा की वजह से घूम रहा होगा, कुछ यहाँ पे क्या मिल रहा होगा आर अल्फा। तो दोनों क्या होने चाहिए, दोनों कैसे रहने चाहिए, दोनों सेम रहेंगे ना, तभी तो कैंसिल आउट होके क्या बना देगा 0। लेकिन अगर मैं टॉप पे देखूंगा तो टॉप पे भी आगे की तरफ है। अल्फा घूमने के वजह से, इस रोटेशन के वजह से अल्फा भी क्या है आगे है, आर अल्फा भी आगे, ए भी आगे। इन दोनों का समेशन इसको मैच करना चाहिए ना। क्लियर है कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं? यस। हाँ, तो ये चीज हमें थोड़ी सी इसमें ध्यान देनी पड़ेगी कि कंस्ट्रेंट किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है रेस्ट का है। तो अगर रोप रेस्ट पे है, भाई ये एंड तो नहीं चल रहा ना, ये रोप ऐसे जा नहीं रही ना कहीं, तो ये एंड अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब आर अल्फा और ए क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आर का काम क्या कर रहा है L/2 कर रहा है, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। डन यार, समझ आया सबको?
यहाँ तक ओके सबको? यस सर। ओके, तो ये चीज आपको बताने का पर्पस क्या था वो मैं अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये आपको सॉल्व कराने का पर्पस मेरा था क्या? मोशन ऑफ अ रॉड डिस्कस करना, मोशन ऑफ अ वर्टिकल रॉड, मोशन ऑफ अ वर्टिकल रॉड। तो सेंटर ऑफ मास में ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया था। नंबर 1, विदाउट फ्रिक्शन, मतलब विदाउट फ्रिक्शन मतलब एक वर्टिकल रॉड है जो कि विदाउट फ्रिक्शन वाले सरफेस पे है, ऐसे रखी हुई है। सो याद है सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग बताया था कि अगर कोई फ्रिक्शन कोई फोर्स नहीं है तो अभी सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये किस तरीके से गिरेगी रॉड? फाइनली ये किस तरीके से गिरने वाली है ये रॉड, बताया था ना? इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग। एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो कहीं जाएगा नहीं वो सेंटर ऑफ मास। सो इसका मतलब ये है कि रॉड अगर पहले ऐसे थी, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो बिकॉज mg की वजह से सिर्फ वो नीचे आएगी, बाकी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन वही रहेगी। सो फाइनली रॉड कहाँ होगी? इस तरीके से होगी। तो हमसे फाइनल नहीं पूछा, हमसे कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन पूछ रहा है अगर, ठीक है, तो हम इंटरमीडिएट सॉल्व कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट सिचुएशन कैसी दिखेगी। बीच में कहीं पे अगर हम रोक के देखेंगे तो क्या होगा? तो भाई रॉड पहले ऐसे थी, सेंटर ऑफ मास यहाँ था, थोड़ी देर बाद कहाँ आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है। तो इसका मतलब हम इंटरमीडिएट सिचुएशन बना देते हैं कि ये रॉड कुछ इस तरीके से रहेगी। ओके, सो सिचुएशन समझ आ गई सबको? ये सिचुएशन समझ आ गई सबको कि रॉड इस तरीके से स्लाइड होके गिरेगी कि सेंटर ऑफ मास इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा वहीं पर रहेगा। डन? यार बताएं, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको नॉर्मल रिएक्शन कितनी फील होगी। समझ आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कि इस रॉड को क्या कितना फील होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितनी फील होगी। और नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो ये रॉड नीचे गिर रही होगी ना किसी एक्सेलरेशन से। ये रॉड नीचे क्या हो रही है? गिर रही है किसी एक्सेलरेशन से ए। वो ए कितना होगा? समझ आया? और आपको पता है कि अगर ये गिर रही है और नॉर्मल लग रहा है तो ये क्या कर रही होगी साथ में? रोटेट भी हो रही है, अल्फा भी लग रहा है। तो हमें वर्टिकल रॉड मतलब यही डिस्कस करना है। ठीक, अभी क्या चीज मिसिंग है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होता तो क्या बात होती? ये कैसा क्वेश्चन बन जाता? फिक्स्ड का। क्या कि अब ये रोटेट होने में ये पॉइंट इधर स्लाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। तो ये रॉड कैसे गिरेगा? ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया ना, इस टाइप वाला। समझा? ठीक, इस तरीके से फ्रिक्शन को भी डील कर सकते हैं, बट पहले विदाउट फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो विदाउट फ्रिक्शन मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया। मैं इंटरमीडिएट पोजीशन बना रहा हूं सीधे। अब आप लोग को बताना है कि क्या क्या हो रहा है इस पोजीशन में। नंबर 1, सेंटर ऑफ मास के पास क्या होगा? एक एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज और, क्वेश्चन कहाँ पर सॉल्व करना है? तो मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना है व्हेन द रॉड हैज कवर्ड हाउ मच एंगल? थीटा विद द वर्टिकल। हमें सारे आंसर कब बताने हैं? जब रॉड थीटा एंगल कवर कर चुकी है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रॉड वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है, तब हमें आंसर्स निकालने हैं। ठीक, अच्छा तो फोर्सेस बता देते हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पर इस बार? कौन सा फोर्स लगेगा इस पे?
नॉर्मल नॉर्मल। और एक फोर्स इस पे कौन सा और लगेगा? mg mg। ठीक है, सो नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है। अभी क्या बाकी है? a दिखा दिया हमने। अभी क्या देखना बाकी है? और एक अल्फा अल्फा। तो इस रॉड के पास इस तरफ क्या आ गया? अल्फा। तो चलो अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? फोर्स बैलेंस फोर्स बैलेंस। क्या लिखेंगे? अरे रॉड नीचे जा रही है ना, ये एक्सेलरेशन से। क्या लिखेंगे? mg minus n is equal to m वेरी गुड। mg माइनस एन इज इक्वल टू m इंटू ए। किसी को कोई डाउट? पहली इक्वेशन डन। नो सर। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? mg के अबाउट टॉर्क। कौन दे रहा है टॉर्क? नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल इनटू क्या कराएंगे? डिस्टेंस क्या है? l/2। l/2 है या कुछ और है? यार उस पॉइंट और नॉर्मल फोर्स के बीच m l/2 होगी या कुछ और होगी? L/2 cos L/2 होगी। l/2 नहीं होगी भाई। क्या बताया यार? कौन सी डिस्टेंस यूज किया करते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। नॉर्मल ऐसे है, ये वाली लाइन ऐसे है। क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये ना। और भाई यार ये L अगर sin theta यस, ये क्या हो जाएगी? L L sin sin theta बट एल के जगह यहाँ पर सिर्फ कौन सा पार्ट दिखना है हमें? l/2। L/2। तो पक्का यार समझ आ गया क्या सबको? टॉर्क निकालना l/2 sin थीटा यूज करेंगे। डन भाई, ये ओके ना? अच्छा, फिर ये क्या हो गया? n इंटू एल बाई साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? आई अल्फा। ठीक, तो चले सॉल्व कर देते हैं। n इंटू l/2 साइन थीटा इज इक्वल टू आई कितना होगा? ml²/12 ml²/12 12 इंटू अल्फा। तो ये 50% काम हमारा हो गया। अभी क्या ढूंढना होता है हमें? alpha a और अल्फा में रिलेशन यस, वेरी गुड, यूजिंग कंस्ट्रेंट। चले, तो क्या करते हैं? किस पॉइंट को टारगेट करते हैं? किस पॉइंट को? किस पॉइंट को टारगेट करते हैं भाई? कॉन्टैक्ट। contact कांटेक्ट वाले पॉइंट को। चले कांटेक्ट पॉइंट बना लेते हैं। ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया रॉड। इसका मतलब ये हो गया दोनों के पॉइंट। तो ये हो गया किसका पॉइंट? मान लेते हैं ये रॉड का पॉइंट है और ये वाला ग्राउंड का। बताओ ग्राउंड कैसा होगा? 0 ग्राउंड का 0। वेरी गुड। सो ये ग्राउंड का हो गया क्या? 0 0 ग्राउंड का। अच्छा, ग्राउंड तो 0 हो गया, चलो बहुत अच्छे। रॉड को किस तरफ मिल रहा होगा? रॉड को एक ए मिल रहा होगा। अरे भाई पूरी रॉड ए से नीचे जा रही है ना, तो इस Yes, वाले sir. पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन होगा। किस क्या? ए a डाउनवर्ड। और एक कौन सा होता है? आर R अल्फा। alpha r अल्फा अल्फा। हाँ, आर अल्फा। वो किस तरफ होगा? डायरेक्शन ऊपर अगर ऐसे रॉड है ऊपर ऊपर। ऐसे होगा क्या? आर अल्फा ऐसे होगा क्या? नो सर कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू द रॉड। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आर अल्फा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर टू द रॉड इस तरफ। आर कितना है? l/2 है। सो ये हो गया l/2 इंटू अल्फा। काम बन गया। बट क्या मैं अभी डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ क्या? ये बोल सकता हूँ क्या a इज इक्वल टू l/2 अल्फा? नो सर नो नहीं। सर। क्या वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेंगे उसका? समझा? तो cos थीटा क्या है? यस, थीटा कौन सा? ये वाला थीटा है।
ओके, ये वाला क्या है हमारा थीटा, तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर आकर उसे बैलेंस करेगा? साइन थीटा। हाँ, सो बेसिकली हमें दोनों का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट बैलेंस करना रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब L/2 का कौन सा फंक्शन आने वाला है? साइन थीटा, वो ए को बैलेंस करने वाला है। तो कांटेक्ट पॉइंट से क्या आ जाएगा? L/2 इंटू एल्फा इंटू उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट, वो बैलेंस करेगा किसे? ए को। समझ आ गया यार? ओके है ये? Yes, sir. हाँ, चले तो सॉल्व कर लेते हैं फिर। इसका मतलब कंस्टेंट कंस्टेंट क्या है? n इंटू साइन थीटा बाई 2, क्योंकि ए क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। और अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट हमने देखा, अल्फा को लिख सकते हैं क्या? ए अपॉन, सॉरी, एल अल्फा को पूरा लिख देते हैं। तो एल अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? एल अल्फा कितना हो जाएगा? 2a बाई Sin theta. साइन थीटा। तो चलो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। एल अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2a बाई साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू एम ए बाई कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल आउट 12, 6 और एक और कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई हमारी क्या? इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 को क्या कर देना चाहिए हमें? अब ऐड कर देंगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? n कैंसिल हो जाएगा। देन क्या करना चाहिए हमें? mg माइनस n इज इक्वल टू क्या है? ma, और n इज इक्वल टू क्या है? ma बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कैंसिल आउट हो गया? n कैंसिल आउट हो गया। और क्या आंसर आ गया यहाँ से? यहाँ से आंसर आ गया mg इज इक्वल टू ma कॉमन ले लिया, ये आ गया क्या? 1 + 1/3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो m कैंसिल आउट हो गया और a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे हमने देख ली, a की वैल्यू आ गई 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई इंटू जी बाई 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया सबको ये? यार ए में किसी को डाउट है यहाँ पर कुछ? यार एवरीवन, ए समझ आया? जस्ट Yes, मैंने sir. सॉल्विंग कर दिया। अब उस ए को रख के हम क्या निकाल सकते हैं? एन। ओके, सो देन एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम इंटू ए। तो ए वैल्यू रखेंगे बट 3 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा? एम जी अपॉन 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा। इवन ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आप ये नॉर्मल रिएक्शन याद भी रख सकते हो। जैसे हमने टेंशन याद किया था ना पीछे वाली रॉड में, कितना था? T/4। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। ओके, अच्छा, अब बताओ ओमेगा फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे? कुछ याद है ओमेगा के लिए क्या करते हैं? यार बताएं यार, ओमेगा के लिए क्या करेंगे? इसका मतलब क्या करेंगे ओमेगा के लिए? क्या चेक करते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। यस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। मतलब कौन सी एनर्जी? mgh वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Finally. किसमें? हाफ I आई ओमेगा स्क्वायर में। स्क्वायर। अच्छा, mgh कितना हाइट नीचे आया यहाँ पर अगर थीटा एंगल घूम गया तो? ये फिगर बना लेते हैं। अगर वो थीटा एंगल नीचे आ गया
ओके, तो थीटा एंगल नीचे आने से कितना हाइट नीचे आ गया बताओ? सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। हाँ, लेकिन वो कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये कितनी है और ये कितनी है? तो काम बन जाएगा। अभी कितनी है टोटल? L/2। और अगर थीटा नीचे आ गया तो ये वाली हाइट कितनी हो गई? अगर थीटा ये है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? थीटा ना। तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? L/2 कॉस थीटा। भाई बेस होगा ना ये। थीटा ये है ना, तो साइन थीटा तो ये वाली होगी, बिकॉज थीटा ये है तो उसके परपेंडिकुलर वाले को साइन बोलेंगे और बेस वाले को क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। सो ये हो जाएगी L/2 साइन थीटा। ये टॉर्क में यूज हुई थी, यहाँ एनर्जी में यूज नहीं होगी। तो mgh की एनर्जी क्या आ जाएगी? L/2 माइनस L/2 cos थीटा। सो बेसिकली mg L/2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई कितना हो जाएगा? सॉल्व कर देंगे यार, ये आप लोग समझ गए ना। ml²/12 आपको थीटा दिया होगा। मैं अभी क्या सॉल्व कर रहा हूँ? मैं थीटा दे नहीं रहा हूँ। थीटा दे देगा तो आप सॉल्व कर लेंगे ना। अच्छा, कोई बताएगा इस इक्वेशन में गलती क्या है अभी हमारी? एनीवन? इस इक्वेशन में हमारी गलती क्या है? यार गलती है, बताएं। अरे भाई, ये ऑब्जेक्ट क्या सिर्फ घूम रहा है क्या? ये ऑब्जेक्ट सिर्फ घूम रहा है क्या? सिर्फ आई ओमेगा है क्या इसके पास? यार बताया ना, ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है ए से और अल्फा से घूम भी रहा है तो इसका मतलब इसके पास दोनों चीजें हैं, वी भी है और एम ओमेगा ओमेगा भी है। ओमेगा क्या सिर्फ आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखना सही था क्या? प्लस हाफ mg²। प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। प्लस अच्छा, और इसमें एक गलती हो जाती है क्या? v क्या है? v किसकी स्पीड है? सेंटर ऑफ मास। यस, सेंटर ऑफ मास की। तो अभी तो दो अननोन हो गए ना, ओमेगा भी नहीं पता, v भी नहीं पता। क्या नहीं पता हमें? ओमेगा भी नहीं पता और v भी नहीं पता। तो दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं ना। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो रिलेशन कहाँ से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे ना यार। बताएं, ओमेगा भी तो बिल्कुल अल्फा टाइप ही निकालेंगे ना सब कुछ। तो इसका मतलब यहीं पर मैं लिख देता हूं क्या? एंड सेम विद v एंड ओमेगा। तो इसका मतलब सेम आंसर क्या आएगा? L/2 ओमेगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू v। समझ आया क्या? अरे ऐसे ही कंस्ट्रेंट निकालते हैं ना v और ओमेगा का, जैसे r और अल्फा का निकाला है। r और अल्फा फोर्स इक्वेशन में आते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ कि v सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? L/2 ओमेगा इनटू साइन थीटा। लाइक वाइज उसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आपको देगा जब भी कभी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। समझ आया? यहां से हमें ओमेगा आ सकता है। किसी को कोई डाउट यहां तक तो बताओ। यार यहां तक सबको समझ आ गया? यस सर। ओके गुड। ओके, सो ये पूरा जो भी सिचुएशन था आज का, ये पूरा स्टैंडर्ड पार्ट था। जैसे वर्टिकल रॉड का हमने विदाउट फ्रिक्शन हमने बताया कि किस तरीके से काम करेगा। अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। तो लेट्स से
सिर्फ हम सॉल्व नहीं करेंगे, विद फ्रिक्शन सॉल्विंग में थोड़ा टाइम लगेगा थीटा लेके, सिर्फ मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ। सो विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर होगा तो फिर क्या गड़बड़ हो जाने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि क्या गड़बड़ हो जाएगी कि अभी वो जो सेंटर ऑफ मास वाला लॉजिक था उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन भी है तो वो कुछ उसको प्रिवेंट करेगा उसके मोशन को, तो इसका मतलब मोशन कुछ इस तरीके से हो रही है। ठीक है, समझ आया? सो लेट से वर्टिकल से थीटा एंगल चला गया, तो अभी इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? अब 2 फोर्सेस। इधर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। और अभी एक कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा आ गया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। किस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट साइड। क्यों? क्योंकि ये किस तरफ गिरने का ट्राई कर रहा था? लेफ्ट की तरफ स्किड कर रहा था, इसलिए फ्रिक्शन क्या आ गया? राइट साइड में आ गया। बाकी सारे लोग एकदम ओके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? mg। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इस पे mg लगेगा। ठीक, तो अब इसका हमें सारी चीजें चाहिए, ओमेगा वगैरह, तो इसका मतलब इस पे टॉर्क लग रहा होगा ना? किसका टॉर्क लग रहा है? mg का। किसका टॉर्क लग रहा है? mg का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क लग रहा होगा किसका? mg का। mg इंटू एल बाई 2 साइन थीटा। क्लियर? अब हमें लेट से क्या फाइंड करना है? ओमेगा फाइंड करना है। तो इस केस में हम डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगा सकते हैं? कोई बताएगा कि विद फ्रिक्शन एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगा सकते हैं? ओके, सो यहां पर है टू फाइंड ओमेगा we can't use एनर्जी इक्वेशन। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। हमने ये तो बोला है कि फ्रिक्शन रोक के रखेगा, क्या फ्रिक्शन 100% रोक के रख सकता है क्या? नहीं, मतलब फ्रिक्शन पूरा सफिशिएंट नहीं है रोक के रख पाने के लिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन को खुद सफिशिएंट नहीं है, फ्रिक्शन इतना कि इसको पूरा कंप्लीटली रोक के रख पाए। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ तो स्किड कर ही रहा होगा ना। सो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि रॉड था पहले ऐसे, रॉड था पहले ऐसे, अभी क्या हुआ है? रॉड थोड़ा रोटेट हुआ है और साथ में क्या हो गया है? स्किड कर गया है। डन। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज देयर इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो एनर्जी इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि रॉड का ये जो टिप है ये थोड़ा सा पीछे स्लिप हो रहा होगा ना। ये टिप क्या हो गया है? स्लिप हो गया है, डिस्प्लेसमेंट आ गया है वहां पर। तो इसका मतलब अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो क्या सिचुएशन हो गई? अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया। सो वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर वहां पर आ गया तो क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने क्या करा दिया? हमारा थोड़ा लॉस करा दिया है, कुछ वहां पर लॉस हुआ है। सो ये एक्चुअल सिनेरियो है कि रॉड आपको किस तरीके से दिखेगी। इवन आफ्टर फ्रिक्शन थोड़ा मूवमेंट तो होगा ही। तो हम कैसे निकालेंगे? अल्फा से निकालेंगे। बताओ यार, अल्फा से ओमेगा कैसे निकालते हैं? बताएं यार, अल्फा से ओमेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन।
अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या डी टी वाला वर्जन यहाँ काम आएगा, नो सर, कौन सा वाला काम आएगा, W into नहीं, dW by dt। W ओमेगा बाई डी बीटा। यस वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा काम आएगा, थीटा वाला काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, सारा कुछ एंगल दिया है, टाइम नहीं दिया, तो इसका मतलब आई विल बी सेम। अच्छा, अभी किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ये, किस पॉइंट के अबाउट आई लिखेंगे इसमें हम, अल्फा ml किसके स्क्वायर बाई अबाउट, 12। एंड नहीं 12 नहीं ना, हम किस पॉइंट के अबाउट अब अल्फा निकाल रहे हैं, एंड एंड के अबाउट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे रहेगा ml स्क्वायर बाई 3 और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। dt। क्लियर। और डी थीटा को लेफ्ट तरफ लाएंगे और क्या कर देंगे, लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्वेश्चन से आपसे पूछेगा कि फाइंड द ओमेगा टिल इट रीचेस टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड रीचेस मतलब थीटा कितना कवर हो चुका होगा यार, ग्राउंड तक पहुंचना मतलब कितना थीटा कवर हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो 0 to 90 डिग्री तक हम निकाल सकते हैं। सो लेट्स से मैं सॉल्व करता हूँ फॉर ओमेगा टिल it is completely on the ground। ओके, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी थीटा को इस तरफ, बाकी सारा कुछ थोड़ा थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या आएगा, साइन थीटा डी थीटा, और इस तरफ क्या आएगा, ओमेगा डी ओमेगा। मान लेते हैं लिमिट कि पहले ओमेगा क्या था 0 और हमें बाद में ओमेगा क्या हो गया, कुछ ओमेगा ही रहा जो हमें फाइंड करना है। और एंगल कितना कवर करेगा, 0 to π/2। π/2। और बाकी सारी चीजें जो इंटीग्रेट नहीं होने वाली हैं वो यहाँ पर लिखी ही रहेंगी। तो m तो कैंसिल आउट हो गया है, तो ये कितना आ गया, 3g/2l, ये लिखा ही रहेगा, बाकी अपन सॉल्व कर देंगे। समझ आया। तो इस तरीके से हम ओमेगा निकाल सकते हैं उसका। तो ये आइडिया क्लियर है कि विद फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन कैसे चीजों को हैंडल करना है। ओके, विदाउट फ्रिक्शन तो मतलब बिल्कुल चांसेस नहीं है, और नीट वालों को बिल्कुल भी ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। विद फ्रिक्शन वाला नीट वालों के लिए बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जेई के लिए है। लेकिन विदाउट फ्रिक्शन वाला ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट होता है, वो रॉड कहाँ पर कैसे गिरेगी, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। आज का ये डिस्कशन कंप्लीट होता है, जो हमने फोर्स इक्वेशन और सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे, कुछ डाउट रहेगा तो बताएंगे। ठीक है, ओके यस सर। ओके देन, बाय बाय सर। एवरीवन, या बाय।